शांतिपुर नाम का एक गांव था। वहां एक सासू माँ और एक बहू रानी सुजाता और अनामिका रहते थे। अनामिका की एक बेटी और एक बेटा था। उनका खेती बाड़ी वाला परिवार था। सुजाता और अनामिका के दोनों के पति खेत में काम करते थे। उस बीच उन्हें जब भी मौका मिलता था वो मजदूरी का काम भी कर लेते थे और अपने परिवार को इस तरह चलाते थे। एक दिन दोनों मर्द खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत देर हो गया था, फिर भी बारिश रुक ही नहीं रही थी। उधर घर पे अनामिका और सुजाता चिंतित हो रहे थे। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी जोरों की बारिश हो रही है। पता नहीं आपका बेटा और ससुर जी क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। अरे उन्हें आदत है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है इसीलिए घर नहीं आ पा रहे हैं। कहीं रुक गए होंगे। वो इस तरह सोचने लगे। उधर ससुर जी और उनका बेटा बारिश में भीग गए थे। क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए बारिश में ही वो घर के लिए निकल गए। जब वो घर लौट रहे थे, बिजली उन पर गिरी और दोनों अपनी जान गंवा बैठे। ये जानने के बाद सुजाता और अनामिका बहुत दुखी हो गए। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि वो अनाथ हो गए हो। इस तरह कुछ दिन निकल गए। अनामिका उस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी। ये देखकर सुजाता एक दिन उससे कहती है, बेटा अनामिका, और कितने दिनों तक तुम उदास इस तरह बैठी रहोगी? तुम अगर ऐसे ही रहोगी तो कैसे चलेगा? देखो बच्चों की तरफ, वो भी दुखी हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे ठीक से कम बच्चों के लिए सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने इस तरह से कहा। ये सुनकर अनामिका बच्चों की तरफ देखती है जो उनके तरफ नजर टिकाए बैठे हुए थे। फिर उसने निर्णय लिया कि वो सब कुछ भूल जाएगी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। सासू माँ, आज से हम दोनों जाएंगे मजदूरी का काम करने, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस घर को चलाना। हाँ, अगर हम पुरानी बातें सोचकर ऐसे ही बैठे रह गए फिर हमारी जिंदगी आगे नहीं चल पाएगी। कल से हम दोनों को काम करना होगा बेटा। इस तरह से उन दोनों ने निर्णय लिया। फिर वो दोनों मजदूरी का काम करने जाया करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुभाष अनामिका के घर आते हैं। क्या सुभाष जी, आप बड़े दिनों के बाद यहाँ आए? इस तरह से सुजाता ने पूछा। उसकी बातें सुनकर सुभाष जी कहते हैं, कुछ नहीं सुजाता बहन, आपके बेटे और पति ने मुझसे कर्ज लिया था खेती के काम के लिए। क्योंकि उन दोनों का देहांत हो गया तो आप लोग शायद दुखी होंगे। अगर मैं तुरंत आके पैसे मांगता तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ दिनों के बाद आया हूँ। ये देखिए सारे कागजात। इस तरह से उन्होंने कर्ज के सारे कागजात दिखाया। अनामिका और सुजाता दोनों ने उस कागजात को देखा। सुभाष जी, हम निश्चित रूप से आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि हम दोनों के ही पति की जान गई है तो अभी हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप हमें थोड़ा वक्त देते हैं तो हम आपके सारे कर्ज चुका देंगे। इस तरह से अनामिका ने कहा। अनामिका के इस अनुरोध को सुनकर सुभाष जी ने उनसे कहा, ठीक है अनामिका बेटा, मैं आपको 3 महीने का वक्त देता हूँ। सारे उधार आप धीरे धीरे चुका देना। इस तरह से वो कहकर वहाँ से चले गए। फिर अनामिका और सुजाता ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। ये क्या है सासू माँ, दिन ब दिन हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है, घटने के बदले। अब हमारे सर पे इतने पैसों का कर्ज भी आ गया, हम कैसे चुकाएंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, उनका भी देखभाल करना होगा हमें। मुझे बहुत डर लग रहा है ये सारी चीजों के बारे में सोच कर। इस तरह से दुखी होकर अनामिका कहती है। अनामिका की बातें सुनकर सुजाता भी बहुत चिंतित हो जाती है। वो भी सोचने लगती है। फिर वो अनामिका से कहती है, हाँ अनामिका, मुझे भी ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कितने दिनों तक हमें उधार के पैसे चुकाने होंगे। हमें पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया ढूंढना होगा। सुजाता ने इस तरह से कहा। ये सुनकर अनामिका के दिमाग में एक परिकल्पना आई। सासू माँ, किसी के नीचे कूली का काम करने के बदले हम खुद से खेती बाड़ी करके पैसा कमा सकते हैं। फिर जो भी कर्ज है हम धीरे धीरे चुका देंगे। इस तरह से उसने अपनी तरकीब बताई। ये सुनकर सुजाता कहती है, तुमने जो कहा वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों ना हम खेती बाड़ी करें? हम खेती बाड़ी करके फसल उगाएंगे।
इस तरह से सासू माँ और बहू रानी ने मिलकर फैसला लिया। फिर उन्होंने सोचा कि यही व्यवसाय वो करेंगे। दूसरे दिन वो दोनों अपने खेत गए। इस खेत को जोतने के लिए हमें बैल चाहिए, पर हमारे पास बैल नहीं। अब हम कैसे इसमें खेती करेंगे? हम बैलों की तरह हल उठाकर खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर वही करते हैं। इस तरह से वो दोनों अगल बगल खड़े हो गए और हल अपने कंधे पर रखकर उस खेत को जोतना शुरू कर दिए। अब जमीन तैयार हो गई है, पर पैसे लगेंगे। हमारे पास निवेश के लिए पैसे नहीं है। अब हम क्या करें? इस तरह से सुजाता ने कहा। सुजाता की बात सुनकर अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आई। हम निवेश के लिए पैसे लगाने किसी और से कह सकते हैं। फसल कटने के बाद हम उनके सारे उधार चुका देंगे। हे भगवान, फिर उधार? अभी हमारे ऊपर इतने उधार है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत मुश्किल है फिर से उधार लेना। कुछ नहीं होगा सासू माँ, इस बार ईश्वर की कृपा से अच्छे फसल होंगे हमारे। मुझे पूरा भरोसा है। जिन्हें हम जानते हैं उन्हीं से उधार मांगेंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। फिर सुजाता उसकी बातों पे तैयार हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी जान पहचान इंसान से उधार लेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ जान पहचान लोगों से पूछा, पर कोई भी निवेश के लिए तैयार नहीं हुआ। इस वजह से सुजाता बहुत दुखी हो गई। अनामिका, हमें देखकर ही हमें कोई उधार नहीं देना चाह रहा है। हाँ सासू माँ, ऐसा तक कि जिन लोगों को हम अच्छे से जानते हैं वो भी उधार देने के लिए कितना सोच रहे हैं। अब समझ में आ रहा है घर में मर्द ना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो फिर क्या करें? खेती का काम बंद करके फिर से मजदूरी के लिए जाएं हम? नहीं सासू माँ, हमारे पास सोने के जेवर है, उसे बेच देंगे और निवेश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसे। ठीक है, वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं, तो यही करते हैं। इस तरह से अनामिका के बातों पर उन्होंने अपने सोने के जेवर बेच दिए और जो पैसे आए उससे बीज खरीद के उन्होंने जमीन पे छिड़क दिया। ऐसे ही दिन निकल गए। बहुत अच्छी खेती हुई और वक्त आ गया फसल काटने का। फसल देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। सासू माँ, अब लगता है हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे फसल हुए हैं। हमारे कठिन परिश्रम के अच्छे फल मिलने वाले हैं अब। हाँ, इस साल के फसल के पैसे से हम अपने सारे कर्ज चुका देंगे और बाकी पैसों को जमा कर देंगे। अगले हफ्ते तक हम अपने सारे फसल काट लेंगे सासू माँ, अनामिका ने कहा। ये सब कहकर वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर अनामिका बहुत चिंतित हो पड़ी। ये क्या हो रहा है सासू माँ? अभी बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं ये बारिश अब क्या करेगी। बहुत डर लग रहा है। अच्छा रहेगा अगर ये बारिश अभी रुक जाए तो, नहीं तो सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। हे ईश्वर, कृपा कीजिए, इस बारिश को रोक दीजिए। इस तरह से अनामिका प्रार्थना करने लगी, पर पूरे 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। इस वजह से उनके सारे फसल बर्बाद हो गए और सड़ गए। जैसे ही बारिश रुकी, सुजाता और अनामिका तुरंत अपने खेत गए। तब तक सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। ये देखकर सुजाता और अनामिका अपने आंसू रोक नहीं पाए। हे ईश्वर, हमें इस खेती से बहुत उम्मीदें थी। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? अब हम कैसे अपने सारे कर्ज चुकाएंगे? ये सोचकर दोनों सासू माँ और बहू रानी वहीं पे बैठ के रोने लगे। कृष्णामणि नाम के गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। उसकी भतीजी का नाम था अनामिका। अनामिका शारदा को बहुत प्यार से देखभाल करती थी, क्योंकि शारदा के 2 हाथ नहीं थे। शारदा भी अनामिका को अपनी भतीजी के तौर पे नहीं, अपनी बेटी के तौर पे देखती थी। वो अपनी चाची को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, घर का सारा काम काज करती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन अनामिका गांव के जमींदार वीरेन के पास जाती है और कहने लगती है, वीरेन जी, आपके खाली जमीन पे बहुत पौधे उग गए हैं, जो कि लोगों के लिए रुकावट बन रही है रास्ते में। अगर अनुमति दे तो मैं उन्हें काट के साफ कर दूंगी और अपनी जलाओ के तौर पे इस्तेमाल करूंगी। अच्छा ठीक है, कर दो जाके।
वीरेन ने कहा। अनामिका ने भी धन्यवाद कहा और फिर वहां से वो चली गई। फिर वो उस जमीन पर जाती है और रुकावट बनने वाले सारे पेड़ों को वो काट देती है। फिर जलाने की लकड़ियों को वो घर ले आती है। घर आके देखती है एक फल बेचने वाली महिला उसकी चाची को पानी पिला रही है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बिना अनुमति के अंदर आ गई। जब मैं फल बेच रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो प्यासी है, इसीलिए मैं उन्हें पानी पिलाने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये कौन है, तुम्हारी माँ? नहीं, ये मेरी चाची है। बचपन में ही मैंने अपने माता पिता को खो दिया, तब से इन्होंने ही मुझे पाला। मेरे चाचा भी नहीं है। बहुत मेहनत करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। बस हमारी किस्मत ही फूटी है और हमारे साथ खेल खेल रही है। इस तरह से कहकर अनामिका रोने लगती है। फल बेचने वाली महिला उसे देखकर अफसोस करते हुए कहती है, चिंता मत करो, पर ये बताओ तुम्हारी चाची ने अपना हाथ कैसे खोया? मेरी चाची मशीन के काम पे जाती थी। वहाँ मशीन में हाथ डालना पड़ता था। जब वो मशीन लकड़ी काटता था, पता नहीं कैसे वो मशीन चाची के हाथों पे गिर गया। उनकी हाथों की हड्डियां टूट गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। इस तरह से अनामिका ने उन्हें पूरी बात खुल के बताई। ये सुनकर फल बेचने वाली बहुत उदास हो गई। भाग्यवान हो कि ऐसी चाची मिली, और ऐसी भतीजी मिलना भी पुण्य की बात है। ईश्वर आप दोनों पे कृपा करे। इस तरह से कहकर वो वहां से जाने ही वाली थी। मौसी, मुझे कुछ फल चाहिए, अनामिका कहती है। फिर अनामिका पैसे देकर फल ले लेती है उनसे। फल देने के बाद वो फल वाली वहां से चली जाती है। चाची, आपको आम बहुत पसंद है ना? रुकिए, मैं आपके लिए काट के अभी ले आती हूँ। तुरंत वो जाकर अपनी चाची के लिए आम काट के ले आके देती है। ये देखकर चाची के आंखों में आंसू आ गए। हे ईश्वर, मेरे लिए इसे कितनी तकलीफ हो रही है। मेरे लिए ये काम पे भी नहीं जा सकती और मेरी ही वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है। मेरी वजह से इसकी पूरी जिंदगी अंधकार हो गई है। कम से कम मुझे उठा लो और एक अच्छे इंसान को इसकी जिंदगी में भेज दो ईश्वर। चाची, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? आपको खुश रहना चाहिए। अब आपको क्या हो गया? हम खुश हैं ना? मुझे शादी वादी बच्चों की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे संतान रूप में आपको दिया है, यही बहुत है मेरे लिए। अनामिका कहती है। उसकी चाची उसकी बातें सुनकर कुछ कह नहीं पाती और उदास हो जाती है। फिर वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनामिका फिर जमींदार की जमीन पर जाती है और वहाँ जलाव की लकड़ी काटने लगती है। तभी वहाँ जमींदार को वो देखती है। क्या अनामिका, तुमने अभी तक पेड़ नहीं काटा? अभी तक नहीं जमींदार बाबू। पेड़ काफी बड़े हैं और सभी पेड़ कांटेदार हैं। उनमें बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। थोड़ा समय लगेगा, अनामिका कहती है। फिर जमींदार बाबू हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसे देखकर जमींदार बाबू मन ही मन सोचते हैं, ये क्या, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। वो भी अकेले पेड़ों को काट कर जलाओ लकड़ी बना रही है। क्या उसका कोई नहीं है? जमींदार बाबू इस तरह से अनुमान लगाते हैं। फिर जानकारी लेने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। अनामिका लकड़ियां एक तरफ रख के अंदर जाती है। चाची, पानी पिएंगी? खाना बनाऊं आपके लिए? ऐसा पूछती है। जमींदार बाबू पीछे से सब कुछ देख रहे थे। बहुत भूख लगी है अनामिका, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाय, मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार बाबू जलाने की लकड़ियों को काटने के लिए कह रहे थे। 2 दिन मैं उसी काम में व्यस्त थी। अगर वो लकड़ियां हमें मिल जाए तो हमें खरीदने नहीं होंगे और उसे बेचने से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कड़ी मेहनत कर रही थी। अभी तुरंत मैं आपके लिए खाना बना के खिलाती हूँ, रुकिए। ये कहकर खाना लाकर अनामिका उसे मिलाने लगी। पर अचानक से वो चिल्ला उठी जोर से। क्या हुआ अनामिका, दिखाओ अपना हाथ। असल में लकड़ियां काटी हूँ ना, इसीलिए हाथ जख्मी हो गए। क्योंकि कांटेदार पेड़ थे, इसीलिए कांटे भी चुभ गए। इस तरह से अनामिका कहती है। चाची अनामिका की तकलीफ देखकर बहुत उदास हो जाती है। अरे चाची, मैं ठीक हूँ, आप क्यों दुखी हो रही हैं? मुझे लगता है मिर्ची पाउडर लग गई। थोड़े हाथ कट गए हैं ना, इसीलिए मैं जोर से चिल्ला उठी शायद।
लड़कियों को इतना संघर्ष करना नहीं चाहिए। अगर तुम लड़का पैदा होती तो ठीक रहता। ठीक है चाची, मैं ब्रह्मा देव के पास जाकर विनती करूंगी कि अगले जन्म वो मुझे पुरुष बना के भेजे। अब खा लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका खाना खिलाने लगती है। हालांकि अनामिका दर्द से कहरती है। वो उस दर्द को बगल में रखती है और चाची के सामने कुछ जाहिर ना करके उन्हें खाना खिलाने में लग जाती है। ये सब कुछ जमींदार बाबू देख रहे थे। अनामिका बहुत अच्छी इंसान है। हालांकि वो उसकी खुद की माँ नहीं है, फिर भी कितना देखभाल कर रही है। अगर उसकी शादी होकर वो ससुराल जाती है तो सास, पति, बच्चे सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ, ईश्वर ने मुझे एक अच्छी लड़की से मिलवाया है। इस तरह जमींदार बाबू बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो अपनी माँ को साथ लेकर अनामिका के घर जाते हैं। उस वक्त अनामिका घर पे नहीं होती है। जमींदार बाबू की माँ अनामिका की चाची से कहती है, देखिए, मेरे बेटे को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं लड़की कैसी होगी, देखभाल करेगी या नहीं, ये सोच के। लेकिन अनामिका को देखने के बाद, जानने के बाद वो मुझसे आकर कहता है, मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और शादी के लिए तैयार हो गई। अगर आप तैयार हैं तो हम दोनों मिलकर उसकी शादी करा देंगे। इस तरह जमींदार बाबू की माँ कहती है। उनकी बातें सुनकर अनामिका की चाची बहुत खुश हो जाती है। हे ईश्वर, आपने इतने दिनों के बाद एक रास्ता दिखाया है। ये बहुत है मेरी भतीजी के लिए। मैं अब हाँ कह सकती हूँ इस रिश्ते के लिए। अनामिका से भी उसकी राय पूछ लेंगे। वो ना कहेंगी पर मैं तैयार कर लूंगी। इस तरह शारदा कहती है। उसकी बात पर वो भी तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ अनामिका आती है। वो अनामिका को सब कुछ खुल के बताते हैं। अपनी चाची की आंखों में खुशी देखकर अनामिका तैयार हो जाती है शादी के लिए। मैंने अपनी चाची की आंखों में खुशी देखी है, इसीलिए शादी के लिए हाँ कहा। लेकिन शादी के बाद वो मेरे साथ रहेगी। अगर इसके लिए तैयार है तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातों पर सब तैयार हो जाते हैं। उसकी बातें सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद अनामिका की शादी जमींदार बाबू के साथ हो जाती है। फिर सभी कोई एक साथ एक परिवार के रूप में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनामिका के जीवन के सभी संघर्षों को दूर करने के लिए चाची ईश्वर से धन्यवाद कहती है।